सहमति बनाना चाहती है। सरकार इस बिल पर बड़े स्तर पर चर्चा चाहती है, जिसके लिए सरकार जेपीसी यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज सकती है। सरकार की मंशा है कि लोकसभा, विधानसभा, निकाय और पंचायत चुनाव देश में एक ही साथ कराए जाए, ताकि चुनाव होने वाले भारी भरकम जो खर्च है उसे कम किया जा सके। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है देश में एक साथ चुनाव कराए जाए, और अब देश आजाद हुआ था तब वक्त जो उस समय का साल था वो 191 और 92 का था, और वहीं देखिए 1967 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन धीरे धीरे ये चक्र टूटता चला गया और देश में लगभग हर साल होने लगे अलग अलग चुनाव। कहीं लोकसभा चुनाव तो कभी विधानसभा चुनाव, तो कहीं नगर निकाय चुनाव, तो कहीं पंचायत के चुनाव, और कई बार तो एक साल में ही कई राज्यों में अलग अलग चुनाव होते रहे, जिससे पैसे और वक्त दोनों की बर्बादी होती है। तो साथ ही जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी में लगाया जाता है, इससे उनके अपने काम पर प्रतिकूल असर भी पड़ता है और काफी ज्यादा वक्त चुनाव से जुड़े कामों में ही लग जाता है। अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी ड्यूटी निभाने का ज्यादा समय मिलेगा। सरकार और एक्सपर्ट की माने तो देश में एक साथ चुनाव होने से देश का काफी पैसा बर्बाद होने से बचेगा और समय की काफी बचत भी होगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे आज हम। हमारे एक्सपर्ट्स के साथ पैनल मौजूद है, उस पर हमारी बातचीत होगी। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव को लेकर के बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह कहा है कि बिल को पास कराने के लिए केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी होगी। यह मुद्दा किसी पार्टी के हित में नहीं बल्कि पूरे देश के हित में है। यह एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर के आएगा, ये मेरी राय नहीं बल्कि अर्थशास्त्रियों की ये राय है, जो मानते हैं कि इसके लागू होने के बाद देश की जीडीपी में 1 से लेकर के तकरीबन 1.5% की वृद्धि होगी। केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है, और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो जाए। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7% है, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। तो आपने यहाँ पर सुना रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, और ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कमेटी का गठन किया था, इनकी अध्यक्षता में जो है पूरी देखरेख में सब कुछ हुआ है। और अब इसी के साथ उनका यही कहना है कि मैं इसको चैलेंज नहीं मानता हूँ, ये एक तरह से गेम चेंजर है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं संजीव कौशिक है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चितरंजन गगन है, प्रवक्ता है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सबके बीच में आपको बता दें डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आपके पास हम यहाँ पर आएंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, और समझने की कोशिश देखिए, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जिन्होंने उनकी अध्यक्षता में जो है इस कमेटी का गठन हुआ, बातचीत हुई और चर्चा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये कोई चैलेंज नहीं है, एक तरह से गेम चेंजर के तौर पर हम इसे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में देश हित में ये सभी को नजर आएगा। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं बल्कि अन्य चीजों की जरूरत है जो फोकस में होना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष है उसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन जब बात राजनीति की नहीं हो, देश की हो, तो अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो देश के हित में लगता है, रफली ग्रॉसली कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई न कोई कमियां लोग नहीं निकाल सकते। हर पॉलिसी के साइड इफेक्ट, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट होते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जो भी इसकी मंशा है, जिस तरीके से इसको लाया गया है, जो चीजें रामनाथ कोविंद जी ने सजेस्ट की हैं, जो कमेटी में जो लोग थे, एनके सिंह थे, सुभाष कश्यप जी रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी जी रहे हैं, गृह मंत्री जी रहे हैं, हरीश साल्वे जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो
मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल थॉट से ऊपर की चीज है, और देश हित में अगर कोई भी फैसला लिया जाए तो पक्ष हो या विपक्ष हो, देश उसके लिए सबसे पहले है, राजनीति बाद में है, पॉलिटिक्स बाद में है। और ये कोई ऐसी नई परिपाटी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी या वन नेशन वन इलेक्शन नई चीज हम कुछ लेके आए हैं। ये ऑलरेडी 1952, 57, 62, 67 में ऑलरेडी हो रही थी। तो उसी पद्धति को रीस्टैब्लिश करने की बात हो रही है, जिससे कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम देश को मिले, और जिससे कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम जब देश को मिलता है तो जिस तरीके से 11वीं इकॉनमी से 5वीं इकॉनमी बना और 5वीं से तीसरी की तरफ हम जा रहे हैं और जरूर चले जाएंगे, तो मुझे लगता है कि इसको एक राजनीतिक विषय ना बना करके देश हित के विषय बना करके देखना चाहिए। ये बात सही है कि हर किसी इशू के कुछ फायदे और कुछ नुकसान लोग बता सकते हैं, लेकिन अगर देश हित को देखा जाए तो मुझे लगता है कि यश श्रीवास्तव जी से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हम। यश श्रीवास्तव जी, कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीजों को देखना क्या सिर्फ विपक्ष इसी के लिए है, या फिर आप यहाँ पर सरकार को ये बताएंगे कि देखिए आप लेकर के आ रहे हैं और यहाँ हमें कुछ चीजें नेगेटिव नजर आ रही हैं और इसमें बदलाव की जरूरत है, इस आधार पर भी काम होगा? कैसे देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को? किरण जी, मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने भाजपा वालों को बिना रोके सुना है, आप मुझे भी सुनेंगी। जी बिल्कुल। तो वाकई मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, गौतम अडानी जी, मुकेश अंबानी जी और इनके जितने हितैषी हैं उनको छोड़ के सबके सब नेगेटिव हैं दुनिया में। बताइए कितनी नेगेटिव तस्वीर है ये कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं वो जाके हाथरस की पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए 4 साल बाद। कितनी नेगेटिव बात है। ऊपर दूसरी फोटो देखिए, हमारे महान प्रधानमंत्री जी मणिपुर और तमाम जो देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी, महंगाई, सब छोड़ के कपूर फैमिली के साथ बैठ के शायद किसी फिल्म की चर्चा कर रहे हैं। कितना पॉजिटिव है, वाह। क्या हमारे देश के नेतृत्व को टाइमिंग, प्रायोरिटी, प्राथमिकताएं तय करना आता है? या फिर हमारे वरिष्ठ नेता हैं पवन खेड़ा जी, उनका नाम लेने से पहले बीजेपी वालों को 2 बार सोचना चाहिए। सर मेरा सवाल क्या है, आप मैं आपके सवाल पर किरण जी, सर घुमाइए नहीं ना। देखिए डीरेल करने से अगर मैं रोकूंगी तो फिर आप कहेंगे कि देखिए हमें बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। मुझे भी आप बिना रोके सुनिए। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। देखिए सुना भी, मुझे लगा कि शायद अब आप कुछ बोलेंगे मेरे सवाल से जुड़े हुई चीजें। नहीं, देखिए मैं यही बता रहा हूं आपको, यदि आपको हमारी बात सही लगती है, नहीं लगती है ठीक है, लेकिन मैं कोई लेकिन आज का मुद्दा कुछ और है ना। आज का मुद्दा सर कुछ और है ना। ये तस्वीर बोलने की कोशिश कर रहा हूं किरण जी। चलिए ठीक है, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। सुनिए। नहीं सुनिए, इस देश में क्या आज की तारीख में ये मुद्दा आपको सही लग रहा है? आज इस देश में कितनी सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, और इस देश में ये मैं जानता हूं ये आपका तय किया हुआ मुद्दा हो ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही कोई बड़ी बात सामने आने लगती है, एक अजीब सा मुद्दा पैदा कर दिया जाता है। कभी विदेश में किसी नेता को पकड़ लेंगे कि देखो उसके घर में क्या हो रहा है, देखो वहां क्या हो रहा है। कभी ये फालतू की बातें करने लगेंगे। अरे जब 67-65 जो भी साल था तब ये क्या कर रहे थे? चलिए उस समय बीजेपी नहीं थी, कोई पार्टी तो थी, जनसंघ था, आरएसएस थी। उन्होंने तब क्यों नहीं बोला कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन को मेंटेन करो? इतने साल बीत गए, दशकों बीत गए, इतने सारे प्रधानमंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्यों नहीं बोला? उनको तब ये लगा नहीं कि ये मुद्दा जरूरी है। हमने कहीं पे भी कोई खूंटा नहीं गाड़ा था। एक साथ चुनाव हुए, लेकिन समय के साथ जो परिस्थितियां बनी उसके साथ साथ चुनाव बदलते गए। लेकिन आज जब इस देश में मणिपुर का नाम लेने पर संसद स्थगित हो रही है, तब इनको वन नेशन वन इलेक्शन सूझ रहा है। क्या करेंगे वन इलेक्शन करके? महाराष्ट्र में गांव-गांव में इनके चुनाव की प्रक्रिया के खिलाफ बात हो रही है, और यहाँ पे एक ही व्यक्ति रोज आप ही के चैनल पे विश्लेषक और नेता भाजपा के बीच में स्विच मार रहा है। आलोक वत्स जी रोज आते हैं, कभी विश्लेषक बनते हैं, कभी पत्रकार बनते हैं, कभी नेता भाजपा बनते हैं। हमें दिखता नहीं है क्या? जनता को दिखता नहीं है क्या? लग रहा है वो एक व्यक्ति का नाम लिया, वो अपना पॉइंट रखते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। अब वो किसी भी इसमें जा सकता है, वो राजनीतिक विश्लेषक है। दूसरी पार्टी का एक व्यक्ति बताइए जो रोज नई नई प्रोफाइल से एक ही चैनल पर आए। किसी भी दूसरी पार्टी का बताइए, नहीं आता। लेकिन इस चैनल पर क्या, मैं कई चैनलों पर देख चुका हूं। क्यों? क्योंकि अकेले कौशल कांत जी के बस की नहीं है फालतू की बातें पुश करना, इसलिए उनको मल्टीपल लोग चाहिए बोलने के लिए।
भाई एक आदमी चाहे कितना ही जोर से चिल्लाए, अगर चार तरफ से लोग फालतू बातें करेंगे तो पब्लिक फालतू बातों को सही मानने लगेगी। इस बात तो को, इस आप देश को वन समझना नेशन होगा। वन इलेक्शन आपको लग रहा है ये जरूरी नहीं है? वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी खुद नहीं करने वाली है, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। आज जो वो एक व्यक्ति ध्यान है किससे जिसका नाम भटकाया जा लेते रहा ही है बिगड़ जाते हैं लोग। आपके हिसाब से? ध्यान किससे भटका रहे हैं? ध्यान, अरे मैं यही तो कह रहा हूं ना, अभी मैंने 4 बार बोला। मणिपुर है, की आप इतने बात सारे कर रहे मुद्दे हैं। हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, उससे ध्यान सर भटकाने के लिए मुद्दा आप बोलिए कोई ना, भी इतने फालतू का सारे मुद्दा मुद्दे खड़ा नहीं, कर आप दीजिए। नाम लीजिए, बताइए कौन कौन से मुद्दे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन किया जा रहा मैडम है? मणिपुर है, मणिपुर है जी। अडानी है, हिंडनबर्ग है, कीजिए ना जांच। अरे ये तो हमारे, जिसके लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं उस तक की जांच नहीं कर पा रही। नेता प्रतिपक्ष जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी फिल्म की शूटिंग में लगे हुए हैं। ठीक क्या है चल रहा है? आलोक जी यहाँ देखिए कई सारी स्थितियां हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले क्यों नहीं सोचा गया? आरएसएस के भी थे लेकिन सरकार उस वक्त में कांग्रेस की थी। क्या आपको लग रहा है कि आज के वक्त की ये जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि इससे जो है खर्चे कम किए जा सके और जब एक साथ चुनाव होंगे तो जो उसमें मैन पावर का भी इस्तेमाल होता है वो सब भी यहाँ पर कम होगा? और इसके साथ साथ जो यश जी ने यहाँ पर तमाम बातें की हैं, उन्होंने कहा है देखिए ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से अलग होने के लिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं लेकिन पारित नहीं करेंगे इसे। देखिए किरण जी, यश जी पुराने अनुभवी प्रवक्ता हैं, लेकिन आज के मुद्दे पर ये कुछ नहीं बोले और ये गोल गोल घुमा के अन्य तरीके की बातें करने लगे। 1951 से 1967 तक दोनों चुनाव एक साथ होते थे जो कांग्रेस के रेजिम में होता था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 67 के बाद ऐसा क्या हुआ, इन्हीं की सरकार थी जो इन्होंने उसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने 90 बार चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया विभिन्न माध्यमों से। इस कारण से ये कड़ी टूट गई और अगर कोई जिम्मेवार है इसके लिए आज तो वो कांग्रेस है। और अगर एनडीए की सरकार ने वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है और इसमें इकोनॉमिस्टों की राय है कि हमारी जीडीपी 1.5% से बढ़ जाएगी, तो इससे खुशी और देश के लिए क्या हो सकती है। दूसरी बात कि वन नेशन वन इलेक्शन में जिस तरीके से बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां 280 दिन वहां के जितने भी कर्मी हैं गवर्नमेंट के वो चुनाव में ही लगे रहते हैं और चुनाव में जब आचार संहिता लग जाती है तो निश्चित तौर पर मानिए किरण जी, बिल्कुल कामकाज कार्यालयों में ठप हो जाता है, कोई काम नहीं होता है। जिस भी अधिकारी के पास जाइए वो इसका बहाना लेके कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, वो फाइल को छूता तक नहीं है और आम आदमी ठगा सा रह जाता है। और कितने पैसे खर्च होते हैं उसका अनुमान तो शायद मेरे लिए लगाना, वो शायद संजीव कौशिक जी बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन आलोक जी थोड़ा समझना भी आपसे हम चाहेंगे कि क्या आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर देखा जाए और जिस तरह से सारी चीजें जो है विधानसभा के चुनाव में, चाहे हम बात निकाय चुनाव की कर ले, क्या संभव है, लग रहा है? क्योंकि देखिए कई क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं। देखिए अगर 1951 से 1967 तक कैसे हो रहा था तो आज क्यों नहीं हो सकता जब सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हो गया है। ईवीएम मशीन ज्यादा खरीदनी पड़ेगी जिसमें करीब 8,000 करोड़ का खर्चा आएगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन ये बहुत छोटी रकम है कंपेयर टू जितना एक्सपेंसेस इस चुनाव को कराने में लगता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन आपके हिसाब से किया जाए तो इसमें खर्च कम होंगे यहाँ पर। जितना सरकारी कर्मियों का टाइम जाया होता है और आम नागरिक का काम ठप होता है। चितरंजन गगन जी आपके पास हम आएंगे। ठीक है, अगर इस चीज को 100 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाए तो देश के लिए बहुत सुखद बात होगी और लोगों को राहत मिलेगी। चितरंजन गगन जी आप सहमत हैं कि ये बहुत ही एक अच्छी चीज है, वन नेशन वन इलेक्शन ये होना चाहिए, देश हित में है, ये सारी चीजें, चुनौतियां हैं कई सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद जो है हम वन नेशन वन इलेक्शन को जो है लागू कर सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर पहले हुआ है तो अब क्यों नहीं? आप कितने सहमत दिख रहे हैं इससे?
किरण जी, एक रिक्वेस्ट मैं पहले आपसे करूंगा जी। कि देखिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है इस डिबेट में, इसलिए लेकिन सर मैं मेरा आपसे यही आग्रह मैं भी करूंगा। एक अपील करना चाहूंगी आप सभी से कि आप लोग टॉपिक को डिरेल मत कीजिएगा। जो नहीं नहीं, टॉपिक है हम डिटेल उस पर ही डिटेल बात नहीं, करेंगे। मैं टू दी ठीक है, पॉइंट, हाँ मैं बिल्कुल। नहीं नहीं, जी मैं सर। टू दी पॉइंट में बात रखूंगा। ठीक है सर। देखिए, यह कंप्लीटली एक बकवास है, कभी भी यह व्यवहारिक नहीं है। तो अभी कौशिक जी कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे कि भाई 52 से 67 तक हुआ, कांग्रेस करवा रही थी। क्या उस समय कोई कानून बना था? कोई जो है सो पार्लियामेंट पास किए हुए थे कानून, यहाँ साहब जो है सो एक ही साथ होना चाहिए, पार्लियामेंट और सारे चुनाव एक साथ होना चाहिए? ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन 52 से लेकर 67 तक जो है सो लगभग एक आध जगह, एक आध पोस्ट भी उसमें छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, लेकिन 52 से लेकर 67 तक जो भी चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा के एक साथ हुआ करते थे। क्या परिस्थिति हुई कि 67 के बाद जो है सो ऐसी स्थिति हो गई कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भिन्न भिन्न समय पर होने लगा? क्या परिस्थितियां, क्या आज वह परिस्थितियां का खतरा नहीं है? अब उससे ज्यादा खतरा है। जो जिस ढंग से मध्य प्रदेश में भाजपा ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश में सरकार, चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया, जिस ढंग से महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार को अपदस्थ किया, जिस ढंग से सीबीआई, ईडी, आईटी के दबाव देकर या पैसा का प्रलोभन देकर या पद का प्रलोभन देकर, जिस ढंग से विपक्ष को तोड़कर और जबरन जो है सो बलात् जो है सो बहुमत लाकर और अपना सरकार बनाया, जब अब तो वह स्थिति, पहले जो स्थिति थी स्वेच्छा से कई दल टूटते थे और परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी कि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला या सरकार स्थिर नहीं रही, उसी स्थिति में चुनाव की स्थिति पैदा हो गई। पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का भी मध्यावधि चुनाव हुआ। आपने देखा कि 13 महीने में ही वाजपेयी जी की सरकार अपदस्थ हो गई, किसी को बहुमत नहीं था, चुनाव करवाना पड़ा। तो यह कभी व्यवहारिक है नहीं, यह केवल जो है एक शगुफा है और यह बिल्कुल वाहियात बात है। और दूसरी मंशा क्या है भाजपा को? भाजपा का जो माने एक चल रहा है, उसका जिस दिशा में वह भाजपा ले जाना चाहती है देश को, एक तानाशाही हुकूमत की तरफ, कंप्लीटली एक तानाशाही हुकूमत की तरफ ले जाने का एक प्रक्रिया अगर होगा, अगर इसको लागू किया जाएगा तो मान लिया कि किसी राज्य में सरकार अगर चुनाव के 6 महीना के बाद ही अगर जो है सो वहां पर जो बहुमत से जो चुना जाता है उसको अगर यह सरकार अस्थिर कर देती है, भाजपा सरकार जो करती रही है, मैंने उदाहरण आपको दिया, एक जगह नहीं कई जगह का आपको उदाहरण दिया, कई जगह तो सफल नहीं हुए, और उसके बाद जो स्थितियां माने पैदा हुई, क्या वह स्थिति तो और ज्यादा उसको ताकत मिल जाएगा? तब तो जो संघीय व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब जगह राज्य सरकारों को अस्थिर कर देगी, क्षेत्रीय पार्टियों को इधर से उधर करके किसी को सीबीआई, ईडी, आईटी का धमकी देकर किसी पर जो है सो नहीं किसी को अपने वॉशिंग मशीन में। ठीक है, आपको लग रहा है कि तानाशाही रवैया अपनाया जाएगा अगर सरकार बीजेपी की रहेंगे? आऊंगी आपके पास श्रेयस जी, लेकिन आपके पास यहाँ पर कौशल जी हम आते हैं। संजीव जी, मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी और आपके पास आऊंगी जरूर, लेकिन कौशल जी देखिए, ये कह रहे हैं एकदम बकवास है, क्योंकि जब 67 के बाद अगर ये बंद हुआ तो कुछ वजह रही इसके पीछे, और वो वजह बहुत बड़ी थी कि देखिए कभी भी सरकार जो है वो गिर जाती है, फिर चुनाव कराने पड़ते हैं, तो ऐसे में क्या इंतजार किया जाएगा? आप कह रहे थे कि कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें होती है, ये नेगेटिव चीजें हैं जो यहाँ पर बात कह रहे हैं, तो कैसे इस चीज को फिर आप देखेंगे? और तानाशाही रवैये की भी बात की जा रही है। किरण जी, चितरंजन जी ने बातें बोली, उसमें कुछ उन्होंने विशेषण यूज किए, व्यावहारिक नहीं, तानाशाही थी, बकवास थी, और संघीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो क्या 52 से लेके 67 तक ये सब ऐसे ही चल रहा था देश? पहला सवाल। अगर ये बकवास थी तो उस समय देश की आजादी के बाद सब लोगों ने क्यों उसको फॉलो किया? कांग्रेस की सरकार ने क्यों ऐसा किया? दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्यों चेंज हुई, उसके बारे में हमारे वत्स साहब ने बोला, और लगभग 90 बार कांग्रेस ने
स्टेट गवर्नमेंट की सरकार को खत्म किया, सस्पेंड किया। अब किसी भी वजह से, मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहता क्योंकि सब्जेक्ट सेंसिटिव है, ठीक, किसी भी वजह से उन्होंने सस्पेंड किया, वो सब लोग जाएंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों किया। पर उससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो व्यवस्था पहले चली आ रही थी उसको इतने सारे विशेषण से नवाजा जाए जो हमारे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आम आदमी के प्रवक्ता हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, कौशिक जी, आज अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि देश में एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी एक ऐसी चीज, एक ऐसा कानून जो पूरे देश में समान रूप से लागू हो, मुझे लगता है पूरे देश को उसका समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जैसे बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के दल मिलकर के यूसीसी का भी सहयोग कर रहे हैं। और जहां तक रही कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस विषय पे कुछ बोला नहीं, तो मैं सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा, किरण जी, की तर्क का जवाब हो सकता है, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता। वो तो सीधे यही कह रहे हैं कि आप कई ऐसे मुद्दे हैं उससे आप भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए। आऊंगी आपके पास कौशल जी। संजीव जी, आपके पास हम आते हैं क्योंकि देखिए आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कहा कि देखिए वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत उतनी नहीं है, प्राथमिकता के तौर पर अगर देखा जाए तो वन नेशन वन स्वास्थ्य की आवश्यकता है, यहाँ पर वन नेशन वन शिक्षा की जरूरत है। यहाँ पर देखिए किरण जी, बात तो बिल्कुल सही है कि प्राथमिकताओं के आधार पर यदि देखा जाए तो वन इलेक्शन से